नेता केरल स्टोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फिल्म में आतंकवाद का साजिश का खुलासा। कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। एससीओ के महामंच पर जयशंकर की दहाड़, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शरद पवार की आत्मकथा पर खड़े किए सवाल, कहा उद्धव ठाकरे के बारे में गलत जानकारी देती है शरद पवार की आत्मकथा। मणिपुर में मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच झड़प के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा बंद, सरकार ने उपद्रवियों को दिया शूट एंड साइट का आदेश। मोर्चे पर असम राइफल्स के जवान मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह घटनास्थल पर मौजूद। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि आतंकियों से मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की। राजौरी में हुई है ये मुठभेड़, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार सेना का जारी है और इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से, जहां आपको बताते चले कि राजौरी में मुठभेड़ हुई है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो राजौरी में यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है और इसके साथ ही यह भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 5 जवान भी शहीद हुए हैं। राजौरी में ये मुठभेड़ हुई है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है सेना का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से, जहां आपको बता दें कि राजौरी में मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और सेना के बीच। बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। मुठभेड़ में आतंकियों के भी मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राजौरी से, जहां पर मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच और इस मुठभेड़ में 5 सेना के जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। फिलहाल इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है सेना का वो लगातार चल रहा है और भी आतंकी छिपे होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। इसको लेकर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में चल रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कई राउंड फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, जिसमें यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि 5 जवान शहीद हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जय हिंद। जय हिंद। सर, ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है 5 जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे सर?
देखिए, बड़ी दुखद समाचार है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं जी। लेकिन जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है सेना ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। लेकिन जिस तरह की टेरेन है वहाँ जम्मू कश्मीर में, जो कांडी फॉरेस्ट है वो काफी गहरे वहाँ फॉरेस्ट हैं और वहाँ आतंकवादियों के काफी हाइड आउट्स हैं। और ये जो आतंकवादी घटना हुई है, मैं इसको रिलेट करूंगा कि बिलावल भुट्टो जो आए हैं अभी, जो एससीओ की मीटिंग चल रही है गोवा में, उसके अंदर क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई इस तरह का कोई वजीर या कोई मंत्री पाकिस्तान का आता है या कोई इस तरह का वो विजिट करता है गिलगित पाकिस्तान या पीओके में, तो इस तरह की वारदातें अक्सर होती हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक्स हैं जो किए गए हैं और भारतीय सेना ने ऑलरेडी उसका जो सीक एंड सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस है वो लॉन्च कर दिए हैं, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र रखा है। विनोद जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो यहाँ पर भुट्टो आए हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जाता है कि इस तरीके की घटना हो जाती है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान को, जबकि इससे पहले भी भारत मुंहतोड़ जवाब दे चुका है, धूल चटा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से? देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से या चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और पाकिस्तान को साफ संदेश देना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को ये चाहिए कि वो कहते हैं ना कि वतन कर फिक्र कर, वतन की नाज़ा, वतन की बर्बादी आने वाली है। क्योंकि अब उनके पास जिस तरह से जिस कगार पे पाकिस्तान खड़ा है, उनको चाहिए कि भारत से अपने संबंध मधुर रखें, लेकिन वो इसी चीज में अपने गुमान में रहते हैं और इसीलिए आप देखिए किसी न किसी दिन ये देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसकी वहां की जो जमहूरियत है वो नस्तरबूत हो जाएगी। जो ये घटना सामने निकल कर आई है, फिलहाल तो सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है, लेकिन इस तरीके की आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए मुख्य तौर पर सेना क्या करती है ऐसी स्थिति में सर? देखिए, सारे जितने भी जो हाइड आउट्स हैं या जो इंटेलिजेंस है उसको इकट्ठा किया जाता है और जो जितनी भी यूनिट्स हैं आसपास की, उनको जो सर्च ऑपरेशन है उनको लॉन्च किया जाता है। जो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस है उसको भी ध्यान में रख के जो भी इनके स्लीपर सेल्स हैं या जो इनके जो हाइड आउट्स हैं वहाँ अटैक किया जाएगा और उनको एप्रीहेंड किया जाएगा। आप कल तक की खबर सुन लेंगे कि ये जितने भी आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे ये सारे मारे गए। विनोद जी, सूत्रों के हवाले से जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आप अगर देखें जो वादी कश्मीर में ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले जब हम लोग थे तो ऑपरेशन करीब 3-4 दिन चला करता था। आजकल ये मुश्किल से 10-12 घंटे ऑपरेशन चलता है। तो ये साफ जाहिर करता है कि न तो उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है और ना ही उनमें कोई इस तरह की सस्टेन्ड जो फाइट की कैपेबिलिटी है। तो आतंकवादियों को तो मारे जाना ही है। वैसे भी आतंकवादी की उम्र होती कितनी है? 6 से 10 महीने ज्यादा। सर, ये जो राजौरी इलाका है इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? ये क्योंकि यहाँ पर लगातार घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाँ, राजौरी, देखिए ये जो राजौरी है और खासकर जो कंडी बाउल है जिसे कहते हैं, जहाँ कंडी फॉरेस्ट है, ये काफी डीप फॉरेस्टेड एरिया है और यहाँ भी आप देखिए कुछ दर्रे यहाँ मिलते हैं जहाँ से वो घुसपैठ करते हैं। और ये अगर आप पीर पंजाल रेंजेस को देखें तो वहां से जब क्रॉस करके लोग कुछ आ जाते हैं तो वो इस तरह की वारदात, जब प्रेशर वादी कश्मीर में ज्यादा सेना डालती है तो ये आतंकवादी जम्मू रीजन की तरफ चले आते हैं, चाहे वो कंडी बाउल हो, चाहे वो अपना और जो जैसे एक वहाँ पटाखा हिल है वो भी काफी सक्रिय रहती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के महामंच से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से पाकिस्तान की क्लास लगा दी है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और दो टूक शब्दों में कहा है कि सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि गोवा में आयोजित एससीओ की इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो के सामने ही जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि देश में आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।
जयशंकर ने आगे कहा है कि इसे सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में रोका जाना चाहिए और आतंकवाद का मुकाबला करना एससीओ के मूल जनादेशों में से एक है। तो गोवा में मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं भुट्टो, और इस दौरान भारत के जो विदेश मंत्री हैं आतंकवाद को लेकर उन्होंने दो टूक बात रखी है कि आतंकवाद को बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एससीओ के महामंच पर जयशंकर की दहाड़, और जयशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं बिलावल भुट्टो, और उन्हीं के सामने भारत के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि आतंकवाद जो है वो सीमा पर बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और जिसमें भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर भी मौजूद रहे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एससीओ के महामंच पर तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को बल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि इनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। पीएम मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि ऐसा ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने पश्चिमी और प्रभावशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। इस सिनेमा का भी कांग्रेस ने विरोध किया है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीति सौदेबाजी कर रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो द केरला स्टोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क्लास लगा दी है। उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए। तो द केरला स्टोरी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री हमलावर हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो बस थोड़ी ही देर में गाजियाबाद के रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं इसको लेकर हमारी टीम रामलीला मैदान पहुंची है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अब बात करें तो बुलंदशहर से होकर सीधे गाजियाबाद उनको आना है। कहीं ना कहीं जो विभाग है वो पहले से यहाँ पर मुस्तैद हो गया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यकर्ताओं के लिए जो अलग अलग एक मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, उस मेटल डिटेक्टर से उनको चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। मीडिया के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, कोने की व्यवस्था है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस तरफ आ रहे हैं, मंच लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं।
आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ लगातार जो दौरे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसको लेकर खासा चिंतित भी है और किसी तरीके से अपने जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं लगातार योगी आदित्यनाथ। अभी कुछ ही देर में जब गाजियाबाद पहुंचेंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी है, क्योंकि जिनको टिकट मिला है यहाँ से, और जिनका टिकट कटा है उनको वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी आखिर जो दूसरे चरण का जो मतदान यहाँ गाजियाबाद में होना है किस तरीके से यहाँ पर समीकरण बदलेंगे, या लगता है कि कमल दोबारा से यहाँ पर खिलेगा। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हो रहा झगड़ा सरकार के लिए नासूर बनता जा रहा है। बता दें कि भीड़ लगातार हिंसक होती जा रही है और सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा जो है वो भी बंद कर दी गई है। उपद्रव को देखते हुए 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को काबू करने का लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। 9000 से अधिक लोगों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। मैतेई समुदाय और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। मैतेई समुदाय की सरकार से मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय की मांग पर राज्य सरकार को विचार करने का निर्देश दिया और 4 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। इसी आदेश के बाद मैतेई समुदाय और आदिवासियों के बीच भीषण संग्राम जारी है। मैतेई समुदाय की आदिवासी राज्य में 53% है और ये मुख्य रूप से मणिपुर घाटी में रहते हैं। ये बीते 10 साल से एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार हालात को काबू करने का प्रयास लगातार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के सीएम वीरेंद्र से बताते चलें कि यहाँ पर बातचीत की है और इस बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर जल रहा है और बीजेपी कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बिजी है। तो मणिपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ रही है। 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच ये झड़प हुई है, जिसमें लगातार ये जो संग्राम है ये बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब इलाके में पुलिस प्रशासन जो है वो लगा दिया गया है। लगातार जो झड़प है इसको सामान्य करने में पुलिस लगातार लगी हुई है। इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है। सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मारो। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो की आत्मकथा के महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की आलोचना को गलत जानकारी बताया है। संजय राउत ने दावा किया है कि किताबें 2 दिन पढ़ी जाती हैं और इसके बाद लाइब्रेरी में रख दी जाती हैं। आत्मकथा में शरद पवार ने लिखा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे का सिर्फ 2 बार मंत्रालय जाना
हमें ज़्यादा रास नहीं आया। बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान जो सहजता रहती थी वैसी सहजता उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान नहीं थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे लगातार ऑफिस जा रहे थे। कोरोना महामारी के दौरान उनके मंत्रालय जाने के दौरे में कमी आई थी क्योंकि केंद्र सरकार ने घर से ही काम करने के निर्देश जारी किए थे। कुलदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता हैं उद्धव गुट से। कुलदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार सर। कुलदीप जी, जो आत्मकथा लिखी गई है शरद पवार की तरफ से उसको गलत ठहराया है आपकी पार्टी ने, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से शरद पवार जी ने उस किताब को लिखा है कि आत्मकथा में जो भी चीजें लिखी हैं उनको मैं मान्य नहीं करता, क्योंकि ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था वर्क फ्रॉम होम, और यदि उद्धव जी ने सही काम नहीं किया है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने से तारीफ की गई थी। महाराष्ट्र मॉडल को यहाँ तक कि विदेशों में सराहा गया था और पूरे देश में ये बात की जा रही थी कि महाराष्ट्र मॉडल का सब लोग कॉपी करें। और सफल मुख्यमंत्रियों में कभी भी उद्धव जी हमेशा, जब भी ऐसा सर्वे हुआ है किसी भी एजेंसी द्वारा, तो हमेशा 4 या 5वें नंबर पे उनका हमेशा नाम रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उद्धव जी मंत्रालय नहीं गए, काम नहीं किया? हाँ, तो फिर ये बताइए सर, ये सारी चीजें किस लिए लिखी गई हैं शरद पवार की तरफ से? आपको क्या लगता है उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये आत्मकथा लिखी गई है? देखिए सर, अब जब भी सत्ता का परिवर्तन होता है लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं जगह देखते हैं। वर्तमान में हालांकि शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं और महाविकास अघाड़ी के वो मार्गदर्शक हैं, लेकिन अब जनता के बीच में जाना है तो सब अपने अपने तरह तरह के राजनीति में आते हैं, वादे करते हैं। चलिए, तो इसके बारे में जरूर हमारे नेता बात करेंगे। चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। तो उद्धव ठाकरे ने आलोचना की है जो शरद पवार ने आत्मकथा लिखी थी, और उसको लेकर उन्होंने कहा है जो भी चीजें लिखी हैं वो गलत जानकारी दी गई है शरद पवार की तरफ से। तो संजय राउत का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। शिवसेना उद्धव गुट से हैं शरद पवार, तो शरद पवार की आत्मकथा को गलत ठहराया गया है। चलिए सीधा चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया करुणा, शांति और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध की पावन जयंती के साथ जुड़ रहा है। विश्व मानवता के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान बुद्ध के इन सभी उपदेशों को आत्मसात करते हुए वैश्विक लीडर के रूप में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करने और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत के संदर्भ में इसे लागू करके दिखाया है। 9 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी। भारत के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में दुनिया कुछ और सोचती थी। लेकिन आज इन 9 वर्षों में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज भारत के बारे में दुनिया की सकारात्मक सोच है। दुनिया में कई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से देखती है।
और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर तैयार करने में, नए भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नया संजाल तैयार हो रहा है, वाटरवे का निर्माण हो रहा है, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे नए नए संस्थान देश के अंदर बन रहे हैं। आज भारत अपनी एक नई पहचान के साथ फिर से एक नई शक्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भारत की कोई सानी नहीं। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास दे देना, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बना देना, करोड़ों लोगों के हक के लिए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर स्वास्थ्य बीमा का कवर करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य। भैया बहनों, ये केवल दुनिया में भारत के अंदर हुआ है। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर किसी अन्य देश में नहीं मिल रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी अकेले भारत ने किया है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही अक्सरशः अपना मिशन मानते हुए आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आपने देखा है, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होंगे? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की पेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। आप मानते हैं ना इसको? आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से लगातार दिया जा रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ परिवारों को, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो परिवारवादी पार्टी भी आई होंगी चुनाव के समय, ये परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो तमंचावादी हो जाते हैं और युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को, एक सामान्य नागरिक के जीने को, अधिकार को जबरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं।
लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है भाइयों बहनों। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट उपलब्ध करवाया जा रहा है और टैबलेट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा अपने टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं मार्केट में नहीं जा पाती थी, व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे अपना व्यापार कर पाता था। कब फिरौती के लिए रकम की मांग हो जाए, कब रंगदारी के लिए कोई फोन आ जाए। शहरों की स्थिति तो ऐसी थी। मैं तो 5 बार सांसद था, दिल्ली में रहता था, गाजियाबाद आने की इच्छा नहीं होती थी। गंदगी का ढेर और साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। कोई घर से निकला वापस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता था। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त की यहां गाजियाबाद ने। और गाजियाबाद की इस प्रगति को हम सब ने देखा। आज गाजियाबाद गंदगी का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। आज गाजियाबाद सेफ सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हमने पुलिस रिफॉर्म करते हुए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम गाजियाबाद में लागू कर दिया है और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए हैं। ये अपने आप में किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत गौरव की बात होती है कि उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बॉन्ड जारी हुआ है और गाजियाबाद का अपना बॉन्ड जारी हुआ है। भैया बहनों, हमारी सिटी सेफ सिटी है, स्मार्ट सिटी है और हमने इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच की दूरी कभी कम हो पाएगी? मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में, गाजियाबाद से दिल्ली सटा हुआ है लेकिन इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लग जाते थे। आज भाइयों बहनों, मेरठ से गाजियाबाद 12 लेन का हाईवे तो तैयार हो चुका है, वो अब कब प्रारंभ भी हो चुका है। अब अगले महीने रैपिड रेल को भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। रैपिड रेल इस दूरी को और कम कर देगा। जिस दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 40 से 45 मिनट की दूरी में इस दूरी को तय किया जा सकता है। आज गाजियाबाद में अपना मेट्रो है। सपा बसपा की सरकारों में यहां पर अराजकता का तांडव था। पेशेवर माफिया और अपराधी अराजकता फैलाते थे। ये पार्टियां अवसरवादी ही नहीं, अराजकतावादी भी थी। इनके एजेंडे में विकास नहीं था। कोई हज हाउस के नाम पे पैसा खर्च करता था, कोई कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खर्च करता था। आज भाइयों बहनों, उन सब की स्थिति आप देख रहे हैं। हमें अवसर मिला, हमने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन बनाया और भव्य मानसरोवर भवन आज यहां पर गाजियाबाद की शोभा को बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में एक नई दिशा गाजियाबाद के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। पूर्वांचल भवन और उत्तराखंड भवन का निर्माण भी इस गाजियाबाद के अंदर वर्तमान में चल रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपके पास। गाजियाबाद ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की है, इसको डबल इंजन सरकार में एक बार फिर से कई गुना स्पीड देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपका सपोर्ट और समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में
आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से प्राप्त हो, इसके लिए मंच आज एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी दिए हैं। श्रीमती सुनीता दयाल जी एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रही। मैं देखता था, इधर आ जाए सुनीता जी, इधर आ जाए, अभी और भी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। मैं देखता था इन्हें, पार्टी जहां वे स्थिति प्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव में ये बुलंदशहर की प्रभारी थी, प्रत्याशियों को आगे करके अपने आप पीछे से रह करके सारे कार्यक्रमों का संचालन करती थी। परिणाम क्या था? बुलंदशहर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती, सभी सीटें जीती। और भाइयों बहनों, जहां की जिम्मेदारी दी गई वहां पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही थी। और इस बार 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 वे मांग करती थी कि उन्हें विधायक का प्रत्याशी बनाया जाए, बार बार उनकी डिमांड होती थी। और हर बार किसी न किसी बहाने फिर कहा जाता था कि नहीं, उनके फलाने जिले में सहयोग की आवश्यकता है, वो फलाने जिले में सहयोग करेंगे प्रभारी के रूप में। और इस बार उनकी मेहनत के संगठन ने उन्हें महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए आपके बीच में उतारा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, श्रीमती सुनीता दयाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके महापौर के रूप में आपके बीच में उतारा है। इनके साथ ही मुरादनगर से श्रीमती रमा देवी को, कोड़ा से श्रीमती रीना भाटी को, मोदी नगर से विनोद जाटव को, लोनी से श्रीमती पुष्पा प्रधान को, नगर पंचायत निवाड़ी से प्रदीप त्यागी को, दासना से श्रीमती नीतू सिंह को, फरीदनगर से कमल कंसल को और पतला से श्रीमती सचिन चौधरी उर्फ प्रियंका को भारतीय जनता